सड़क और उस पर आने जाने वाले लोगों को देखते देखते वक्त का पता नहीं चला। उगते सूरज से टाइम का आभास हुआ तो अपने रोज के कामों की शुरुआत की। काम के साथ साथ आगे कैसे और क्या करना है ये भी प्लान करती जा रही थी। अभी अपने ही विचारों में गुम थी कि फ़ोन की घंटी ने मेरा ध्यान अपनी तरफ खींचा। पति का फ़ोन था जो ये कहने के लिए आया था कि जब मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूँ तो उन्हें फ़ोन करके बता दूँ, जिसे वो उनके मालिक चाबी के लिए किसी को भेज देंगे। उसी दिन मैंने अपनी बाई से अगले दिन नए फ्लैट की सफाई के लिए पूछा तो उसने कहा कि वो खुद तो नहीं आ सकती पर किसी और को ले आएगी। ये भी ठीक था। अगले ही दिन वो एक 30-35 साल की औरत को लेकर आ गई। पतली दुबली सी वो औरत सांवली थी पर नए नक्श बहुत सुंदर थे, पर आंखों में उदासी छाई थी। उसी वक्त तो मैं क्या ही पूछती, सो बस नाम पूछा तो बताया नंदा। नंदा काम की तलाश में थी। इस दुनिया में कहने को बस भाई भाभी थे। पति की मृत्यु बहुत पहले हो चुकी थी। एक बेटा था, वो भी 2 साल पहले बीमारी से मर गया। वो नासिक के पास किसी गांव में रहती थी। जब कोई न रहा तो अपने भाई के पास आ गई, पर मुंबई जैसे शहर में भाई भाभी कितने दिन बिठा कर खिलाते। सो खाने के साथ भाभी के ताने मिल रहे थे। मेरे बिना पूछे ही मेरी बाई ने सब बता दिया। मैं उसको लेकर अपनी वर्कशॉप में ले आई और ऊपर फ्लैट की सारी सफाई का ज़रूरी सामान देकर नीचे काम में लग गई। 2-3 घंटे की मेहनत से नंदा ने घर चमका दिया था। सामान एक जगह से उतार कर दूसरी जगह पर चढ़ाने के लिए अपने स्टाफ की मदद से एक टेम्पो और लेबर को बुलाकर अगले ही दिन सब सामान उतार कर चढ़वा लिया। बाकी का काम था कमरों में ठीक से लगाने का, तो वो हम सब ने मिलकर कर लिया। मुझे नंदा का काम बहुत पसंद आया। मैंने नंदा से पूछा कि वो मेरे यहाँ काम करेगी। उसके भाई का घर बहुत दूर था तो वो मना कर रही थी। मैंने उससे पूछा कि इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम तो अकेली ही हो तो मेरे पास ही रहना, खाना और काम करना, पगार तुम भी अपनी अलग से रखती रहना। उसने झट से हाँ कह दी। शायद वो अपनी भाभी के तानों से कुछ ज़्यादा ही दुखी थी। तभी मेरी बात सुनकर उसकी बेजान सी उदास आंखों में हल्की सी चमक देखी थी मैंने। अब हम एक से भली 2 हो गई थी। बहुत कम दिनों में नंदा ने सारा घर संभाल लिया था। उसका व्यवहार बहुत भला था। मेरा ध्यान बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखती थी। पिताजी को चिट्ठी लिखकर अपना नया पता बता दिया था। मेरा काम बढ़ रहा था। अब धीरे धीरे लोग मेरे पास डायरेक्ट भी आने लगे थे, अपनी एक एक साड़ी या सूट लेकर। इस तरह से मैं अपने रेट ले सकती थी और डायरेक्ट पैसा भी मिल रहा था, जिसमें प्रॉफिट भी ज़्यादा ही मिलना था, क्योंकि जो हम शोरूम में माल देते थे वो उसमें अपना मुनाफा जोड़कर बेचते तो दाम काफ़ी ज़्यादा होने ही थे। बड़े बड़े शोरूम में लोग भी तो बड़े बड़े आते हैं जिन्हें पैसे की परवाह ही नहीं होती, पर मैं अपना हुनर आम लोगों तक भी पहुंचाना चाहती थी। इसके लिए मैंने थोड़े कम दाम के सैंपल भी तैयार करवाए और जो आता उनको दिखाना शुरू किया तो रिस्पॉन्स अच्छा मिला। मैं अपना एक दुकान खोलना चाहती थी पर जल्दबाजी में नहीं, हर कदम सावधानी से रखना ठीक समझ रही थी। केशव भैया और दीपाली दीदी से बात होती रहती थी, मिलना जरूर कम हो गया था। आखिर सब सुबह से शाम तक अपने अपने कामों में जो बिजी रहते थे। फिर एक दिन उस वक्त मैं हैरान हो गई जब मोहिनी अपनी सहेलियों के साथ मेरी वर्कशॉप में आई। उसकी सहेलियों ने जो साड़ियाँ मैंने यहाँ आने वाले कस्टमर्स के लिए तैयार कर रखी थी उनमें से एक एक चारों सहेलियों ने ले ली और 2 ने सैंपल देखकर अपने मनपसंद रंग पर काम करने का ऑर्डर भी दिया। जब वो जाने लगी तो मैंने मोहिनी को एक साड़ी अपनी तरफ से देने की कोशिश की, पर उसने लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि जब आप घर आओगी तब लूँगी। मोहिनी का हृदय परिवर्तन था या मुझसे हमदर्दी, पर उसका व्यवहार बदला हुआ था। नंदा चाय नाश्ता तैयार करके बुलाने आई तो मैंने उन्हें ऊपर चलने के लिए मना लिया। उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई थी। उस दिन के बाद मोहिनी बीच बीच में आती रही, कभी बच्चों के साथ तो कभी अलग अलग सहेलियों के साथ। इस तरह मेरे काम का दायरा बढ़ रहा था। लोग जानने लगे थे। मैंने अपनी वर्कशॉप और काम को एक नाम दे दिया, वीवर्स।
मोहिनी ने सही कहा था उस दिन कि माउथ पब्लिसिटी से काम चलने ही नहीं दौड़ने लगा। माउथ पब्लिसिटी शब्द नया था मेरे लिए। मोहिनी ने ही बताया कि इसका मतलब काम अच्छा होगा तो हम एक दूसरे को बताते हैं, उनका अनुभव भी अच्छा रहेगा तो वो आगे बतलाते चलते हैं। ऐसा ही तो हो रहा था। ये वो वक्त था जब मैं शहर के ऑर्डर्स के साथ साथ पर्सनल काम भी संभाल रही थी। नंदा हर काम में मेरे साथ लगी रहती थी। ये वो दौर भी था जब हाथ के काम की डिमांड ज़्यादा थी। कारीगरों को 2 शिफ्ट में बांट दिया गया था, जिससे दोनों शिफ्ट के कारीगर घर से आराम करके आए और यहाँ आकर फुर्ती से काम कर पाएँ। पहली शिफ्ट सुबह 7 से 4 और दूसरी शिफ्ट 4 से 12 बजे तक थी। यहाँ किसी को भी आने जाने की परेशानी नहीं थी, पर औरतों को 9 से 6 ही बुलाया दिन में, क्योंकि उन्हें घर भी देखना होता था। दुकान को अलग बनाने की बजाय मैंने वहीं एक छोटा सा पार्टीशन बना लिया था, जहाँ बैठकर मैं बात कर सकूं। बहुत कुछ करना था अभी तो। कंप्यूटर सीखने के लिए 1 घंटा निकाल ही लेती थी। मैं नया कुछ सीखने को तैयार रहती थी। बेसिक सीखना शुरू किया तो ऐसा लगा कि मुझसे नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे समझ आ रहा था। मुझे तीसरे हिस्से का पैसा तो मिल गया था, पर मैं उन पैसों को अभी खर्च नहीं करना चाहती थी, तो दीपाली दीदी को कहकर एफडी करवा ली। पति से अलग हुए साल होने को आया था। एक दिन मोहिनी ने बताया कि जेठ जी ने दूसरी शादी कर ली है। लड़की कहो या औरत वहीं की है, विधवा है, 2 बच्चे भी हैं उसके छोटे छोटे। मैंने कहा ये तो अच्छा है कि किसी गरीब को सहारा दिया तुम्हारे जेठ जी ने, और बच्चों को भी बाप मिल जाएगा। मोहिनी मेरी तरफ देखते हुए बोली, आपको सच में बुरा नहीं लगा भाभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपने जीवन को अपने तरीके से जीने की आज़ादी होनी ही चाहिए। फिर तो आपको भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए जेठ जी की तरह। आपका बिजनेस अच्छा जा रहा है, पूरी लाइफ अकेले रहना ठीक नहीं। आप डिजर्व करती हैं खुश रहना और एक खुशहाल परिवार। मोहिनी की कोई भी बात गलत नहीं थी, पर क्या इतना आसान होता है फिर से नए सिरे से सब शुरू करना? पति ने 2 बच्चों की मां के साथ शादी क्यों की, मैं ये अच्छी तरह से जानती हूँ। औरतों पर यूँ एहसान लाद कर पुरुषों को अपनी कमियां ढकने की आदत बहुत पहले से ही रही है। मोहिनी की बात सुनकर मैंने उसे सोचूंगी कहकर टाल दिया। मैंने घर पर जो चिट्ठी लिखी थी उसका जवाब तकरीबन 2 हफ्ते के बाद आया। घर में सब ठीक हैं। मयंक की पढ़ाई पूरी हो गई थी तो उसने पुलिस में भर्ती के लिए पेपर दिया था। वो पास करके ट्रेनिंग पर गया हुआ था। पिताजी ने अपना ऑफिस का फ़ोन नंबर लिखा था कि वो वहाँ पर फ़ोन कर सकती है। मैंने अगले ही दिन पिताजी से फ़ोन पर बात की, भावना का हाल चाल लिया। पता चला कि उसका भी एक बेटा और बेटी है। बहुत खुश है वो, मिलने आती रहती है। मैंने माँ के स्वर्गवास के बारे में बताया तो वो बोले कि बताया क्यों नहीं। मैंने उन्हें बताया कि सब बोल रहे थे कि काफ़ी दूर से आएंगे, परेशान हो जाएंगे, इसलिए नहीं बताया गया। पिताजी को मैं अपने तलाक का नहीं बता पाई, क्योंकि वो भावना के लिए बहुत खुश थे। अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहती थी। मैंने उन्हें माँ को लेकर कुछ दिन मेरे पास आने को कहा तो बोले, बात करता हूँ तेरी माँ से। मैंने आया तो उसे ही भेज दूँगा किसी के साथ। नहीं पिताजी, आप भी साथ आना जब भी आना। अपना मोबाइल नंबर भी दे दिया था। मेरी बात सुनकर वो हंस दिए। पता ही नहीं चला, वक्त रेत सा फिसलता चला गया लगता है। मेरे दुख से अनजान कितनी दूर बैठे हैं और इस भरम में जी रहे हैं कि उनकी दोनों बेटियां अपने अपने ससुराल में खुश हैं। कभी कभी लगता है कि मैं और नंदा एक ही नाव में सवार हैं, अपने होते हुए भी यूं अकेले रहने को मजबूर, अपनी अपनी मजबूरियों की वजह से। शायद हम 2 अकेली औरतों को मिलाया ही इसलिए है भगवान ने, ताकि एक दूसरे का साथ दे सकें। धीरे धीरे वक्त बदल रहा था। कंप्यूटर की जगह लैपटॉप आ गए और नई सदी की शुरुआत होने वाली थी। केशव भैया ने एक लड़के को मेरा अकाउंट्स का काम देखने को लगा दिया था।
हिसाब किताब संभालने वाला आने से मेरी एक परेशानी ख़त्म हो गई थी। वो लड़का 21-22 साल का था। उसका नाम मनीष था, जिसमें नंदा को अपना बेटा दिखता था। वो उसका ध्यान रखती, खाने को कुछ खास बनाती तो मुझसे पूछकर उसको बड़े प्यार से खिलाती। वो भी चुपचाप खा लेता था। उसको खिलाकर नंदा को संतुष्टि होती थी और नंदा की ममता की तृप्ति मुझे भी खुश कर जाती। कितना प्यार होता है एक औरत के पास अपने पिता, भाई, बेटे सब के लिए। और वही औरत एक बहन, माँ, बेटी या पत्नी के रिश्तों में कितनी आसानी से चली जाती है। बस तरीका ही तो अलग होता है। जब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अक्सर मुझे डर लगने लगा है कि अब कुछ गलत होने वाला है। डर लगना तो वाजिब ही है। अपने अनुभव की वजह से डरती हूँ। कुछ भी मुझे सरलता से कभी मिला भी तो नहीं। कभी कभी लगता है कि मेरा नाम आध्या गलत रखा गया है। मेरा नाम तो संघर्ष या फिर मेहनत या मुसीबत होना चाहिए था। काश ज़िंदगी को जीना आसान होता, पर शायद फिर सब कुछ अच्छा ही रहता तो भी निराशा आ जाती। इंसान कमज़ोर हो जाता है जब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। संघर्ष ही तो हमें मजबूती देता है और जीने का तरीका भी सिखा जाता है। अपने जीवन का हर दिन तो लिखना सबके लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं भी अपनी ज़िंदगी के कुछ महत्वपूर्ण फैसले या बातें ही कागज़ पर उतार लेती हूँ। मैं अपने काम से खुश थी और संतुष्ट भी। मनीष की मदद से मैंने अपना ईमेल आईडी बनाया, क्योंकि लोग अक्सर पूछने लगे थे, तो वो काम भी सीख लिया। बेशक मैंने सिर्फ 9वीं तक की थी, पर इंग्लिश की प्रैक्टिस मैंने कभी नहीं छोड़ी, क्योंकि इसी भाषा की वजह से ही तो मुझ में हीन भावना आ गई थी और उसी को दूर करने में मैं कुछ हद तक कामयाब हो गई थी। जब कोई मेरे काम की तारीफ़ करता तो मैं अपनी माँ की दूरदर्शिता को थैंक यू कहती हूँ कि उन्होंने मुझे डांट डपट कर ये हुनर सिखाया, जिसकी वजह से मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाई हूँ। दीपाली दीदी और केशव भैया के बड़े भाई साहब दीपाली दीदी के बच्चों के जन्मदिन पर आ रहे थे। दीपाली दीदी ने मुझे भी बुलाया था, पर साथ ही बता भी दिया था कि वो भी आ रहे हैं, शायद अपने परिवार के साथ। उन्होंने मुझे ये सोचकर बताया कि अगर मैं उन्हें वहाँ देखती तो दीदी से पहले क्यों नहीं बताया की वजह से नाराज़ हो जाती। दीपाली के पति और ससुराल वालों की वजह से उन्हें फ़ोन किया था। दीपाली दीदी ने मुझे अपनी पूरी बात कह दी तो मैंने भी कहा, कोई बात नहीं दीदी, वो आपके भाई हैं। मेरी वजह से आप तीनों आपस में दूरी मत रखो। मैं ज़रूर आऊँगी, आप बेफिक्र रहिए। मेरे दिल में उनके लिए न गुस्सा था, अब न कोई और भाव, पर यह ज़रूर था कि मेरी पढ़ाई पर जो सवाल उन्होंने उठाया था, मुझे एक वजह दे दी थी आगे बढ़ने के लिए। मेरे लिए यही काफ़ी था। इस तरीके से सोचती हूँ तो लगता है कि भगवान जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। दीपाली दीदी के घर सुबह पूजा थी और शाम को एक होटल में पार्टी थी। मैं सुबह पूजा में कुछ देर के लिए चली गई और बच्चों को उनके गिफ्ट्स देकर वापस आ गई। रात को आने का वादा करके काम निपटाकर और रात की शिफ्ट वाले कारीगरों को काम समझाकर मैं अपने साथ नंदा को भी साथ ले गई। वो मना कर रही थी, पर उसको मेरी जिद पर चलना ही पड़ा। पहले से नंदा अब ठीक हो गई थी। इंसान को जहाँ प्यार और सम्मान मिलता है तो वो अपने दुखों से बाहर आ जाता है। बस यही नंदा के साथ हुआ था। उसको काम वाली की तरह ट्रीट न मैंने कभी किया, न ही किसी स्टाफ ने। नंदा भी तैयार तो हो गई थी, पर इस शर्त पर कि पहले बच्चों को देने के लिए ड्रेस खरीदेगी। उसकी ये बात मुझे माननी पड़ी। हम दोनों जब पहुँचे तो केक काटने की तैयारी हो रही थी। वो भी सबके साथ खड़े थे। दुबले पतले गगन अब थोड़े सेहतमंद हो गए थे।
उनके साथ आई उनकी पत्नी और बच्चे भी उनके साथ ही थे। दीपाली दीदी, जीजा जी और बच्चों से मिलकर और नंदा से गिफ्ट दिलवाकर हम दोनों थोड़ी दूर चेयर पर बैठी मोहिनी और उसके पिताजी से मिलने वहां चले गए। केशव भैया सब बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे। उनकी नई पत्नी देखने में अच्छी लग रही थी। बच्चे भी शायद अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। वो बार बार अपने बच्चों को देख रही थी। नंदा को मेरे साथ बैठे रहने से थोड़ा अजीब लग रहा था, तो वो पीछे बैठ गई और मैं मोहिनी से बात करने लगी। मोहिनी ने बताया कि जेठ जी शाम को आए हैं अपने परिवार के साथ। जेठानी जी का नाम मीता है। मैं सुन रही थी उसकी बातें। मैंने बात बदलने के लिए उसे काम की बात करने लगी और वो घूम फिर कर मेरे फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए राय देने लगी। आध्या बेटा, मोहिनी बिल्कुल ठीक कह रही है। गगन ने शादी कर ली तो तुम भी दोबारा शादी कर लो और खुश रहो। मोहिनी के पिताजी ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा तुम अपना काम बहुत अच्छे से संभाल रही हो। अब तुम मालकिन हो तो किसी को अपना असिस्टेंट रख लो जिससे भाग दौड़ का काम वो करे और तुम ऑफिस संभालो। और आजकल मोबाइल सबके पास है तो तुम अपने क्लाइंट से बात कर ही सकती हो। जब ज़्यादा ज़रूरी हो तब तुम जाओ। अपने मटेरियल के लिए ही होलसेल से कांटेक्ट करो। वो तुम्हारी ज़रूरत का सामान का ऑर्डर लेने खुद आएंगे। बस तुम्हें फ़ोन ही तो करना होगा। उनकी बात सही लगी मुझे। बार बार सामान लेने जाना टैक्सी के खर्चे बढ़ा रहा था। मोहिनी के पिताजी की बातों ने पिताजी की याद दिला दी। जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैं वैसे ही करूँगी जैसा आपने कहा। आपका बहुत आभार कि आपने मेरे लिए अच्छा सोचा, कह मैंने उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मोहिनी एक अच्छी दोस्त बन सकती है, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। मैं और नंदा खाना खाकर वापस आने लगे तो केशव भैया ने कहा कि आपको मैं छोड़ आता हूँ, तो मैंने मना कर दिया। मोहिनी ने जिद करके अपने ड्राइवर को हमें छोड़ने के लिए बोल ही दिया। दीपाली अपने बड़े भाई के साथ बहुत खुश थी। ये देखकर अच्छा लगा कि वो इनकी पत्नी के साथ भी सहजता से बात कर रही थी। मेरा उससे कोई वैर नहीं था। उसको सहारा मिला तो उसकी और उसके बच्चों की ज़िंदगी संवर जाएगी। वो मुझे देख रहे थे, ऐसा मुझे लगा, पर मैंने अपनी नज़रें उठाकर देखा नहीं। पूरे रास्ते नंदा और मैंने एक भी बात नहीं की। घर पहुंचकर नंदा ने मुझसे लड़ाई की। वो बोली, आपको पता था कि आपके पति भी आ रहे हैं, तो आप क्यों गई? अरे नंदा, क्या फ़र्क पड़ता है उनके आने से? वो अपनी बहन के घर आए हैं, हम रोक नहीं सकते बहन भाई को मिलने से। फिर तुम ये देखो कि परिवार भले ही उनका है, पर दीपाली दीदी और केशव भैया आज भी मेरे साथ रिश्ता निभा रहे हैं, तो मैं क्यों पीछे हटूं? दीदी आप ठीक कह रही हो। पर वहाँ कोई आपस में बात कर रहे थे कि गगन बाबू ने दूसरी शादी की है, क्योंकि उनकी पहली बीवी सुंदर तो बहुत थी पर बच्चे नहीं पैदा कर पाई, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा। वो नीचे देखते हुए बोली। उसकी बात सुनकर बुरा तो लगा, पर मैंने नंदा को जाहिर नहीं होने दिया। हाँ नंदा, वो लोग ठीक कह रहे थे। हम दोनों के बच्चे नहीं थे, इसलिए ही तो मुझे छोड़ा था। यही तो सच है ना, बच्चा तो औरत ही पैदा करती है, फिर बुरा क्यों लगना? अच्छा अब चाय बनाकर नीचे भी दे दो और हम दोनों के लिए भी बना लो। नंदा को चुप करा दिया था, पर लोगों को चुप कराना नामुमकिन है। कितनी सरलता से अनुमान लगा लेते हैं सब कि तलाक से अलग होने की वजह सिर्फ और सिर्फ औरत में ही कमी होना होता है। फिर मेरे पति ने ही अलग होने की सच्ची वजह नहीं बताई, तो मेरा कहा किसको सच लगेगा, तो लगने देते हैं जिसको जो लगता है। पर सच तो ये है कि आज सब बच्चों को देखकर मेरा मन भी मचल गया है। एक बच्चे के लिए बेटा जिसे मैं पैदा करूं बहुत अच्छे से संभाल रही हो, काम तुम डालकर आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।